अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। हु इज़ ऑनलाइन? एक स्टूडेंट शो हो रहा है मेरे पास। कौन है बेटा? कौन ऑनलाइन है? अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कौन है ऑनलाइन बेटा? मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? कैन यू हेयर मी? खुश नसीबा, ओके। बेटा खुश नसीबा, प्लीज़ बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? दो तीन स्टूडेंट्स ऑनलाइन शो हो रहे हैं मुझे। बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मारिया तुफ़ैल, साइमा यासीन, फ़ौज़िया अख्तर और खुश नसीबा, 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। बट आई थिंक आप ऑनलाइन होके गायब हो गए हैं। मुझे कोई आंसर नहीं कर रहा। एम आई ऑडिबल? कैन यू पीपल हेयर मी? मारिया तुफ़ैल, साइमा, फ़ौज़िया अख्तर एंड खुश नसीबा।
स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा, बताइए। मैं बार बार पूछ रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? मैंने आपको रिटर्न में चैट में मैसेज किया है, बट कोई मुझे नहीं बता रहा कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हाँ ना, कुछ तो जवाब दीजिए। कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? हु इज़ ऑनलाइन? ओके, थैंक्स गॉड, किसी ने फाइनली जवाब दिया। यस मैम। ओके, डिजीज़ेज़ जो डिफरेंट इंजेक्शन से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं वो हमने पढ़नी है, जिसमें हमने फर्स्ट डिजीज़ स्टार्ट की थी, दैट वाज डायरिया। डायरिया की काफ़ी आई थिंक सिर्फ मैनेजमेंट रह गई थी, बाकी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली ये मैंने आपको पढ़ा दिया था सारा। डायग्नोसिस भी हो गई थी, असेसमेंट कैसे करनी है, हाइड्रेशन स्टेटस किस तरह से चेक करना है स्पेशली बच्चों का, वो आपको बता दिया था। मैनेजमेंट स्टार्ट करनी थी। दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि हमने पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। सो रिहाइड्रेशन थेरेपी, द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज़ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इज़ बेस्ट डन विद ORS solution and continued feeding. ORT, oral rehydration therapy, means drinking of solution of clear water, sugar and mineral salt to replace the water and salt which is lost from the body during diarrhea, especially when accompanied by vomiting such as gastroenteritis. The child with loose motion having no dehydration can be treated at home. There are 3 rules for treating diarrhea at home, which should be explained to the mother. Rules क्या हैं? Give the child more fluids than usual to prevent dehydration with home available food and ORS until the diarrhea stops. बच्चा है, डिहाइड्रेशन के कोई साइंस नहीं है हमारे पास, तो मदर उसे घर पे भी ट्रीट कर सकती है। उसके लिए जो 3 रूल्स हैं वो आपने उन्हें समझा देने हैं। सबसे पहले यही कि मोर फ्लूइड देना है उसे जितना वो यूजुअल लेता है, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं है अगर, तो हम फर्दर उसे डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें। बाकी फूड वगैरह जो है घर में जिस तरह से आप उसे देते हैं वो आप दें। Then give the child plenty of food to prevent undernutrition. Continue breastfeeding frequently. Offer food at least 6 times a day with cereals, pulses, vegetables, meat or fish, vegetable oil, fresh fruit juices or mashed banana, etc. Take the child to the health worker or health center. If the child does not get better in 3 days or develop any of the following bodily stool, repeated vomiting, marked thirst, eating or drinking poorly, fever or blood in the stool, इस तरह का कोई सिम्टम है तो आप बच्चे को हेल्थ सेंटर ले जाएं। When the child is having diarrhea with some dehydration, थोड़ी डिहाइड्रेशन है, वो तो हमने 3 स्टेप्स बताए, नो डिहाइड्रेशन, नाउ अगर कुछ डिहाइड्रेशन है, management should be done under supervision of health worker with ORS. The appropriate amount of ORS solution to be given in the first 4 hours. पहले 4 घंटों में किस तरह से देनी है? एज लेस देन 4 मंथ्स है और वेट लेस देन 5 kg। 200 to 400 ml। 4 से 11 महीने का बच्चा है, वेट 5 to 7.9 kg है, 400 to 600 ml। 12 से 23 मंथ्स का बेबी है, वेट 8 to 10.9 kg है, तो 600 से 8 ml। देन एज 2 to 4 years है और वेट 11 to 15.9 kg है, 800 to 1200। then age 5 to 14 years और weight 16 to 29.9 kg है, so 1200 से 2200 ml। एज 15 years और older है, वेट जो है 30 kg और मोर है, तो 2200 से 4000 ml तक ORS solution देना है। ये फर्स्ट 4 आवर्स के लिए है। After 4 hours of rehydration therapy, the child should be reassessed of degree of dehydration. If there is no sign of dehydration, the child should be managed at home with necessary instruction to the mother. If the signs of severe dehydration have appeared, the child should be admitted in a hospital for IV fluid therapy. During ORS therapy, if child is having puffy eyelids, the ORS should be stopped and plain water and breastfeeding to be given. अब तीसरी सिचुएशन है, बच्चा सिवियर डिहाइड्रेशन के साथ है। He or she should be treated quickly. Intravenous fluids to be started immediately with Ringer's liquid solution, 100 ml according to 100 ml per kg body weight. If patient can drink, ORS to be given by mouth about 5 ml per kg per hour. Ringer lactate to be infused at first 30 ml per kg per hour and then 70 ml per kg in 5 hours for infants.
but थोड़े बड़े बच्चे हैं, it should be given first 30 ml per kg in 30 minutes and then 70 ml per kg in 2.5 hours. The patient should be reassessed every 1 to 2 hours. ये बात जब भी हम आपको मैनेजमेंट पढ़ाते हैं किसी भी डिजीज़ की, तो एडल्ट की भी होती है, तो आपको ये बात बार-बार समझाई जाती है। आप कोई मेडिकेशन दे रहे हैं या आप कोई फ्लूइड लगा रहे हैं पेशेंट को, तो रीअसेस करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये नहीं है कि फ्लूइड लगाया तो बस फ्लूइड चलता जाए, आपने पेशेंट को दोबारा पलट के चेक ही नहीं करना। तो पेशेंट को बार-बार जो है असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल डायरिया कैन बी ट्रीटेड विद स्पेसिफिक ड्रग्स। एम्पिसिलिन है, नेलिडॉक्सिक एसिड है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। जाहिर है मेट्रोनिडाज़ोल, अगर इन्फेक्शियस कोई ना कोई बैक्टीरियल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, तो जब तक आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो सिर्फ डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने से तो कुछ नहीं होगा। सो इसलिए इसका भी ख्याल रखना है हमने। डाइटरी मैनेजमेंट क्या है बेटा? डाइट टू बी प्लान टू प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, अलाउ द नॉर्मल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। फूड आइटम may include energy-rich food with rice, potatoes, wheat, pulses, vegetable oils, curd, fish. High fiber content foods and soft drinks should be avoided. Breastfeeding to be continued during diarrheal episodes, even along with ORS. Cereal mixture like rice, milk, दलिया वो बच्चों को देते हैं ना, जो साबूदाना खिचड़ी, can be given to the infants more than 6 months of age. If the infant is non-breastfed, cows or buffalo's milk should not be diluted with water. क्यों? क्योंकि वाटर जो है ज़ाहिर है वो हो सकता है ना, इन्फेक्टेड हो सकता है। फीडिंग टू बी गिवन इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंटली एवरी 2 to 3 hours। फिर उसके लिए ये है, अगर वाटर यूज़ करें तो फिर आप उसे प्रॉपरली वाटर को बॉयल करके उसे यूज़ करें। रिस्टोरिंग फ्लूइड, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स का क्या क्या काम है? रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय ORS, IV फ्लूइड थेरेपी, इनटेक आउटपुट रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस। Then prevention of spread of infection by good hand washing practices, hygienic disposal of stools, care of diapers, general cleanliness and universal precautions. Preventing skin breakdown by frequent change of diaper, keeping the perineal area dry and clean, avoiding scratching and rubbing of irritated skin, and use of protective barrier creams. Providing adequate nutritional intake by appropriate dietary management, reducing fear and anxiety by explanation, reassurance, answering questions and providing information, giving health education for prevention of diarrhea, home management of diarrheal diseases, importance of ORS, dietary management, hygienic practices, medical help, etc. प्रिवेंटिव मेजर क्या है? हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से पहले ही प्रिवेंट कर लें। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ऑब्वियसली आप जो फूड बच्चे को दे रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में वो खेल रहा है, बढ़ रहा है, अगर उसके हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली आप इस डिजीज़ से बच्चों को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। उस प्रिवेंशन में क्या क्या है? सेफ वाटर, एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, क्लीन यूटेंसिल्स, अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर ऑफ फूड टू डस्ट एंड डर्ट, fly control, washing of fruits and vegetables, etc. Avoidance of bottle feeding is most significant practice which is needed for prevention of diarrhea, and boiling or filtering to be practiced for safe drinking water. Then prevention of LBW and premature low birth weight and prematurity, exclusive breastfeeding, appropriate weaning practices, balanced diet, immunization are significant aspects of child care. कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं, ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, रीनल फेलियर, पैरालिटिक आईएस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कन्वल्जन्स, ओवर डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, टॉक्सिक मेगाकोलोन, मेल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन और मेंटल सब नॉर्मेलिटीज़। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे को अगर सीवियर डिहाइड्रेटेड हो जाए तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रोग्नोसिस क्या है बेटा? मोर्टेलिटी इज़ हायर इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट देन द ओल्डर चिल्ड्रन. Malnourished children are having poor prognosis and greater mortality rate. Antibiotic-resistant type E. coli and Shigella causes very severe illness and poor prognosis. Presence of severe dehydration, electrolyte imbalance, and pneumonia have poor prognosis.
ओके, प्रोग्नोसिस ज़ाहिर है जो हम हाइजीन का प्रॉपर्ली, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेंट और स्पेशली इन्फेंट और न्यू नेट्स का जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो स्पेशल जो हम कम्युनिटीज़ की बात करें अगर, तो वहाँ डायरिया की वजह से ही बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रिवेंशन का ख्याल रखेंगे तो अपनी कम्युनिटी में इस तरह से बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है अगर यहाँ डायरिया से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। हम दूसरी डिजीज़ स्टार्ट करते हैं जो इंजेक्शन थ्रू होती है, ठीक है, उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। मीनवाइल आप मैं ज़रा प्रेजेंटेशन अपलोड करती हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ओके जी, हम नेक्स्ट शुरू करते हैं डिजीजेस कन्वेयर बाय इंजेक्शन में टाइफाइड फीवर को देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी विल डिफाइन टाइफाइड फीवर, देन वी विल सी एपिडेमियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं और उसकी कॉजेज, एटियोलॉजी, डिस्क्राइब साइन एंड सिम्टम्स, देन वी विल एक्सप्लोर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर एंड वी विल एक्सप्लेन इट्स कॉम्प्लिकेशन। सबा नज़ीर, शोर किस चीज़ का आ रहा बेटे? आज तो कोई शोर नहीं है। पिछले दिनों कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा शोर था, बट आज तो कोई शोर नहीं है यहाँ। आप चेक कर लें अपना ज़रा, कोई क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेट में दरमियान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हेडफोन वगैरह में, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले टाइफाइड की। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है। टाइफाइड है, पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर रहता है और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जो ज़ाहिर है जो हार्ट रेट है वो स्लो होगा और लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लिम्फोइड टिश्यूज की। टाइफाइड फीवर इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक प्रोलॉन्ग पायरेक्सिया, प्रोस्ट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। आपको पता है स्प्लीन में ज़ाहिर है जो सबसे पहले जब भी लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि स्प्लीन भी हमारी इसी तरह से डिफेंस का काम कर रही है, उसका काम भी इंगल्फ करना है जितने भी हमारे बॉडी में इस तरह के इन्फेक्शस मटीरियल आ जाता है या डेड सेल्स होते हैं, उनको वो स्प्लीन जो है इंजेस्ट करके उसे ख़त्म कर देती है। तो इसलिए अगर ये प्रोग्रेस कर जाता है फर्दर तो फिर स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट भी, लिम्फ नोड के साथ साथ स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और सिंपल प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक होना, लिथार्जी होना, ठीक है जी बेटा। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपको पता है किसी भी डिजीज, एपिडेमियोलॉजी में यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बाय टाइम, बाय प्लेस, बाय पर्सन, तो वो चीज़ें हम यहाँ एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी हम देख लेते हैं। बाय टाइम मोस्ट कॉमन फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, ज़ाहिर हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंगली। और बाय प्लेस मोर कॉमन इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन, जहाँ सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, हाउसिंग अच्छी नहीं है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडेड लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज एक जगह पे रहती हैं। बाय पर्सन देखें तो इसकी जो इफेक्ट करने वाली एज है, किसी भी उम्र के शख्स को, ज़ाहिर है आपने देखा भी होगा टाइफाइड हो सकता है, पर ज़्यादातर पीक इंसिडेंस इसका 5 to 19 ईयर्स है। मेल आर एट ग्रेटर रिस्क देन फीमेल। इम्यूनिटी, ऑल एजेस आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ इम्यूनिटी। जो बेसिकली तमाम एजेस के लोग ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के, लेकिन कुछ लोगों की अगर इम्यूनिटी
कम होगी तो जाहिर है दे आर मोर प्रोन टू टाइफॉइड। इसके अलावा जो हमारे स्टमक के अंदर अल्लाह ताला ने एसिड रखा है और इंटेस्टाइन के अंदर जो कुछ प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं वो जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जाहिर है वो कुछ हद तक हमें इस डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ हम डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डिटर्मिनेंट यानी इटियोलॉजिकल एजेंट जो है इसका बेटा वो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। Salmonella typhi is the major cause of typhoid fever and has 3 antigens, O एंटीजन, H एंटीजन और विरुलेंस एंटीजन। ठीक है, इसको VI भी कहते हैं। ओ एंटीजन सोमैटिक एंटीजन होता है और H एंटीजन जो है वो फ्लैजेला एंटीजन है, और जो VI या 6 एंटीजन जिसको वायरुलेंस एंटीजन कहते हैं। जो उसके सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स हैं वो रेनी सीजन है। देखो सबसे पहले तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है ना, प्राइमरी डिटर्मिनेंट का मतलब ही यही है कि कॉजिंग एजेंट क्या है, वो साल्मोनेला टाइफी है, टाइप ए और बी आपको बता दिया। फिर उसके अंदर जो एंटीजन बेसिकली 3 टाइप के मौजूद होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स है यानी जिनकी जो इसको फर्दर कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिजीज को, वो रेनी सीजन हो गया, जैसे बारिश में बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी इन एंटीजन्स की, साल्मोनेला टाइफी की, इस वजह से जाहिर है वो डिजीज कॉज करेंगे। सैनिटेशन अच्छी नहीं है, ओपन एयर डेफिकेशन एंड यूरिनेशन, क्योंकि जाहिर है उसकी वजह से जो वो जर्म्स हैं वो जाहिर है पोल्यूटेड कर देते हैं सारी चीज़ों को। और पर्सनल हाइजीन अगर पुअर होगी तो ये वो सारे कहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स हैं जो बेसिकली प्राइमरी जो डिटर्मिनेंट्स है उसके साथ मिलके इन सारी चीज़ों को यानी इस डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो ज़रा मुझे आप लोग बताइए, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन जो है, ओ एंटीजन है, एच एंटीजन है, इसके बारे में आइडिया है? ये बेसिकली होता क्या है, क्या है ये बेसिकली? किसी को आइडिया है? सब सो रहे हैं, कोई जवाब नहीं देता मेरी बात का, कितनी बुरी बात है। यहाँ बस मैं ही पढ़ने आई हूँ और मैं ही पढ़ाने आई हूँ। सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, साल्मोनेला के 3 डिफरेंट टाइप के जो उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये 3 डिफरेंट किस्म के एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, ओ एच एंड वायरुलेंस एंटीजन। इसकी बेस पर उसे यहाँ पे सिंपली डिवाइड किया जाता है। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, प्राइमरी सोर्सेज जो हैं, नो मैम नहीं आइडिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो आउटर सरफेस होती है साल्मोनेला की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होती है, सोमैटिक है या फ्लैजिलेटेड है या विरुलेंस एंटीजन है, वो प्रेजेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे क्लासीफाई करते हैं। ये डिटेल आप माइक्रोबायोलॉजी में इसकी पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, इसमें बेटा फीसेस एंड यूरिन ऑफ केसेस एंड कैरियर्स, यानी आपको बताया ना कि हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपको पता है टाइफॉइड जो है क्योंकि अगर फीसेस या यूरिन इस तरह की चीज़ों से वाटर में अगर ये चीज़ें जो है ज़ाहिर इंजेक्शन के थ्रू है, अगर वाटर का हिस्सा बन जाएगी, वाटर पोल्यूटेड करेंगी, तो उसमें भी जो है वाटर हम इंजेस्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके हमें डिजीज़ कॉज कर सकती है। इसके अलावा अगर हमने अपने हैंड हाइजीन का स्पेशली हम ख्याल नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी फिर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ही है ना। सो प्राइमरी सोर्स तो यही है, बाकी सेकेंडरी सोर्सेज हैं कंटामिनेटेड, जो मैंने आपको बता दिया, फूड, वाटर, मिल्क, फ्लाइज और फिंगर्स कंटामिनेटेड है, उनके ऊपर वो इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है तो वो जाहिर है इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, दिस इज़ रियली अंडरस्टूड के यूरिन ओरल रूट या फीको ओरल रूट, क्योंकि फीसिस के थ्रू या यूरिन के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है और अगर हम प्रॉपर अपने हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो वापस से वो हमारे हाथों के थ्रू जरासीम जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसीलिए फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन, मैन इज द ओनली रेजरवायर एंड मे बी केसेस और कैरियर्स, यानी वो केसेस भी हो सकते हैं, यानी डिजीज पर्सन भी हो सकता है और कुछ लोगों के अंदर ये डिजीज कॉज नहीं करता लेकिन उनकी इम्यूनिटी की वजह से, लेकिन उनकी बॉडी में वो बिल्कुल
खामोश होकर बैठा रहता है वो कैरियर्स कहलाती हैं, यानी फिर वो दूसरों को ये डिजीज़ कॉज कर देते हैं। सो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन जो है मैन है। पोर्टल ऑफ एंट्री पहले बता दिया, माउथ है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 to 14 डेज है। हो सकता है कि 10 to 14 डेज तक कोई साइन सिम्टम अपेयर ना हो और उसके बाद साइन सिम्टम अपेयर हो। क्लिनिकल फीचर देख लें क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इन्वेजन की फेज होती है, यानी फर्स्ट वीक में, पहले वीक में। ऑनसेट इज इंसीडियस विद हेडेक, बॉडी एक्स, मलेज, सोर थ्रोट एंड एनोरेक्सिया, टंग कोटेड विद रॉ टिप्स एंड एजेस, स्टेप लेडर फीवर, लो इन मॉर्निंग एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन द नाइट। इस किस्म का टेम्परेचर होता है, बॉडी का फीवर होता है। ब्रोंकाइटिस होगा तो ऑब्वियसली की वजह से कफ होगी और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट को। एडवांस्ड थोड़ा सा, यानी उस वक्त इन्वेजन हुई। बेटा खुशनसीबा, टॉपिक का नाम है डिजीजेस कॉज्ड बाय इंजेशन। ये हमारा यूनिट है जिसमें हम 3-4 डिजीजेस कवर करेंगे। मैं आपको डायरिया कवर करवा चुकी हूँ अंडर द यूनिट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय इंजेशन। अब मैंने आपको सेकंड स्टार्ट करवाया है टाइफॉइड फीवर, ठीक है। अच्छा, एडवांस जो कि सेकंड वीक में जाके ये केसेस आते हैं। इफ़ अनट्रीटेड, इन अनट्रीटेड केसेस, जाहिर है अगर उनको जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोज ना किया गया, इन्वेजिव जो आपका स्टेज था फर्स्ट वीक था उसमें उसको डायग्नोज नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा सेकेंड वीक में। सो टेम्परेचर बिकम्स हाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट का। स्प्लीन बिकम पल्पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम है, जाहिर है उसने जितने भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फेक्शस मटीरियल है उसके साथ फाइट करना है। आपके वाइट ब्लड सेल्स उन सब ने आगे स्प्लीन में डंप होना है, तो फिर स्प्लीन का साइज़ जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली तो वो पल्पेबल नहीं होती, जब उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो वो पल्पेबल हो जाती है। रोज स्पॉट्स अपीयर ऑन द अपर एब्डोमेन इन बैक इन क्रॉप्स, यानी एब्डोमेन की जो स्किन है उसके ऊपर बेसिकली और अपर बैक के ऊपर जो है ना रोज स्पॉट्स, यानी छोटे छोटे से रेड रेड कलर के स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बेटे थर्ड वीक में डिक्लाइन स्टेज है। इसमें अगर माइल्ड केसेस होते हैं तो टॉक्सीमिया अबार्ट्स, ग्रेजुअली फॉल ऑफ टेम्परेचर। वो जो टॉक्सीमिया यानी ब्लड के अंदर वो जो एक टॉक्सिसिटी हो गई थी एंटीजन की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता, अबार्ट मतलब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जाहिर है जब वो ख़त्म होना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाता है। माइल्ड केसेस में, सिवियर केसेस होंगे तो टॉक्सीमिया फर्दर इंक्रीज करेगा। इंटेस्टाइन में इवन ब्लीडिंग हो सकती है एंड परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकती है, यानी इंटेस्टाइन रप्चर भी हो सकती है। और इसके अलावा कन्वेलेसेंस इन आ टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड केस, फीवर सबसाइड इन 4 वीक्स। फोर्थ जो स्टेज आती है दैट इज कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस की स्टेज में सिंपली ये होता है, अगर एक अनकॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस था, यानी उसकी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं थी, टिपिकली अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ही होते हैं, तो फीवर जो है जाहिर है आपने साथ साथ उसके ट्रीटमेंट लिया तो तकरीबन 4 वीक्स के बाद फीवर जो है वो सबसाइड कर जाता है। डायग्नोसिस क्या है बेटा? जाहिर है WBC काउंट चेक करेंगे तो वो रिलेटिवली ल्यूकोपीनिया आता है। ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। WBC का काउंट देखेंगे तो रिलेटिवली वो आपको ल्यूकोपीनिया शुरू कर रहा होगा। ब्लड कल्चर करवा लेते हैं हम देखने के लिए, पता तभी तो लगेगा ना, ब्लड कल्चर करवाएंगे तो ही तो पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गन मौजूद है उसके अंदर, ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, इन चीज़ों से हमें ये पता लगेगा कि जी साल्मोनेला टाइफी अंदर मौजूद है। प्लस हम कल्चरल सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स की भी करवाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है हम अपने पेशेंट को स्टार्ट करवाएं, कौन सी एंटीबायोटिक के लिए जो हमारा पेशेंट है वो सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक के साथ उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस मौजूद है। बाकी टाइफॉइड और विडॉल टेस्ट है, आप सब वाकिफ़ हैं कि टाइफॉइड और जो विडॉल टेस्ट होता है वो स्पेसिफिकली टाइफॉइड के लिए परफॉर्म किया जाता है। और बाकी वाइट ब्लड सेल्स जाहिर है बॉडी में इम्यून सिस्टम में यूटिलाइज हो रहे हैं, इस वजह से रिलेटिव ल्यूकोपीनिया होता है, यानी टेम्पोररीली आपको ल्यूकोपीनिया नजर आएगा। कंट्रोल ऑफ रेजरवायर बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेजरवायर को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे अगर आपको याद मैंने बताया था कि ओनली मैन इज़ द रेजरवायर इन टाइफॉइड, आई थिंक यही मैंने लिखा हुआ था ना, हाँ जी मैन। तो ऑब्वियसली अगर आप उसे किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जाहिर है अच्छे से अपनी हैंड हाइजीन परफॉर्म करें, अपनी इर्द गिर्द के माहौल का, सैनिटेशन का ख्याल रखें, प्रॉपर्ली जो फीकल डिस्पोजल है उसका ख्याल रखें, तो ऑब्वियसली यही कंट्रोल ऑफ रेजरवायर है ना, जिसमें और प्लस सैनिटेशन का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। वाटर जो आप एक तो प्रॉपर आपका सैनिटेशन हो, यानी जितना भी वेस्टेज ऑफ वाटर है वो प्रॉपरली जो है एक प्रॉपर पाइप सिस्टम
सारा कुछ होना चाहिए, यानी सैनिटेशन का प्रॉपर, सिंपल अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, सैनिटेशन का आपका जो निज़ाम है वो बेहतरीन होना चाहिए। टाइफॉइड की इम्यूनाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है, एंटी टाइफॉइड वैक्सीन, इसमें मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट है। मोनोवेलेंट प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। वैक्सीन कंटेन 1000 मिलियन साल्मोनेला टाइफी पर ml। जब वो बॉडी में हम डाल देते हैं तो ज़ाहिर है बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और फिर कभी भी अगर बॉडी में हमारे टाइफॉइड का कोई जर्म इंजेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी और वो उसे किल कर देंगे। बाईवेलेंट में जो है कंटेन साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी ए इन प्रोपोर्शन ऑफ 1000 मिलियन एंड 500 मिलियन, यानी दोनों चीज़ों के अगेंस्ट इसके अंदर बाईवेलेंट में हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो मौजूद होती है। बाकी टैब वैक्सीन है, कंटेन साल्मोनेला टाइफी 1000 मिलियन, साल्मोनेला पैराटाइफी ए 500 मिलियन एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी, यानी इसमें फिर जो फर्दर यानी कंप्लीट हमारी 3 वो मौजूद हैं, टाइप्स मौजूद हैं टाइफॉइड कॉज करने के लिए, जो एजेंट्स हैं या एंटीजेंस हैं, उनके लिए इसमें वैक्सीन मौजूद है। 2 डोजेज 0.5 ml ईच सबक्यूटेनियस एट अ मंथ, 1 मंथ का दरमियान में इंटरवल रखा जाता है। सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, 0.5 ml दी जाती है, 2 डोजेज हैं। और जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बेटा बिटवीन 1 and 10 years आर टू बी गिवन 0.25 ml। एक बूस्टर डोज होती है, ये तो इंटरवल का है। बूस्टर डोज जो कि रिकमेंड की जाती है आफ्टर 3 years। ट्रीटमेंट क्लोरामफेनिकोल 5 to 7 days के लिए दी जाती है। डाइट लो कैलोरिक डाइट देते हैं विद सूप्स, मिल्क, एग्स, पोटैटोज एज वेल एज फ्रूट जूसेस शुड बी गिवन। बाकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड। कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, टाइफॉइड लोबार नमूनिया, क्योंकि लंग्स को ज़ाहिर है ब्रोंकाइटिस से नहीं ट्रीट करेंगे, फर्दर नीचे जाके इन्फेक्शन कर सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ट्रीट नहीं करेंगे। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और फिर इवन परफोरेशन हो सकती है। अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटेस्टाइन की ज़ाहिर है फिर वो एब्डोमेन की इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें, पेरिटोनाइटिस जो तो फ़ौरन से हो जाता है, यानी कोई भी एब्डोमेन, यानी इवन कोलिसिस्टाइटिस भी अगर हुआ है उसको आपने प्रॉपर्ली, कोलिसिस्टेक्टमी है उसे, सॉरी कोलिलिथियासिस है, उसे आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया, कोलिसिस्टाइटिस बिगड़ गया तो वो भी इवन पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। यानी बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी ये सेंसिटिव इशू है कि हमें जो पेरिटोनियम लेयर है उसको उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। हेपेटोबिलियरी जो ट्रैक है, यानी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैटी लिवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिंजाइटिस और पैनक्रियाटाइटिस, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस और वीनस थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा हेमोलिटिक एनीमिया, एक्यूट टाइफॉइड नेफ्राइटिस, टाइफॉइड मेनिंजाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये वो डिजीज़ेज़ हैं जो ज़ाहिर है आप लोग अपनी डेली, जो आप सब तो बल्कि ज़ाहिर काम करते हैं प्रैक्टिकली, तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा मेहनत खुद भी किया करें। यहाँ पे कम्युनिटी में आपको डिजीज़ेज़ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती, तो थोड़ा सा इसको फर्दर अपना नॉलेज एक्सप्लोर किया करें, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा करें आप लोग खुद भी। ओके जी, नेक्स्ट डिजीज़ जो है कन्वेड बाय इंजेक्शन वो है वायरल हेपेटाइटिस। ऑब्जेक्टिव्स, वी विल डिफाइन वायरल हेपेटाइटिस, वी विल एक्सप्लेन द डिजीज़ इन एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, किस तरह से हम डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सो वायरल हेपेटाइटिस क्या है? सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ द लिवर, इन्फेक्शन ऑफ द लिवर
नाम से हमें समझ आ रहा है हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द लिवर विच इज कॉज्ड बाय हाफ डजन वायरसेस. Hepatitis B, it is an acute systemic infection with major pathology in the fever and caused by hepatitis B virus. एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा टाइम के लिहाज से जाहिर है इसकी कोई सीजनल फ्लैक्चुएशन नहीं है वायरल हेपेटाइटिस की. बाय प्लेस कॉमन इन एरियाज वेयर देयर इज poor personal hygiene, common homosexuality, common prostitution and traditional practices. ऐसी जगहों पर, ऐसी places पर ये diseases common है. By person, age, reservoir, high risk group, hormonal and cellular responses. By person अगर हम देखें तो ये भी जो हेपेटाइटिस है ये किसी भी एज को हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर कोई इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, तो छोटे बच्चों की भी ज़ाहिर लिवर पर वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और हेपेटाइटिस कर सकता है. और हेपेटाइटिस हमें पता है वायरल है, ये भी ज़ाहिर है वाटर की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम से स्प्रेड होता है. सो किसी भी एज में हो सकता है. और ये है कि हाई रिस्क ग्रुप जो है वो, जो हाई रिस्क ग्रुप वही जो मैंने अभी आपको बता दिया, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिनके इम्यूनिटी लो है. सेलुलर रिस्पॉन्सेस का मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते. एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन अ वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस. सबसे पहले आपको पता ही है कि चाहे कोई भी हेपेटाइटिस हो, ABC कुछ भी है, लिवर के फंक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं तो जाहिर है वो उस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और पेशेंट को सबसे पहले जॉन्डिस डेवलप होना शुरू हो जाता है. फर्स्ट कोर एंटीबॉडी, देन एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी. सबसे पहले कोर एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, यानी बॉडी में जब एंटीजन जाएगा, इंजेक्ट होगा, तो पहले कोर एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं और उसके बाद सरफेस एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं. अब हम डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट जिस तरह से हमने पहले पढ़ी थी उसी तरह से यहाँ है. प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में जो एजेंट है जो डिजीज कॉज करते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स DNA वायरसेस हैं, ऑल्सो कॉल्ड डैन पार्टिकल. 3 किस्म के इनके भी एंटीजन होते हैं. हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, यानी एंटीजन, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, इनकी भी फिर वही के जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अकॉर्डिंगली इनको हम 3 डिफरेंट टाइप की जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं. 3 टाइप की, यानी इसके अंदर भी एंटीजन्स मौजूद होती हैं. और बाकी जो हम ये हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस B, इसके जो विंडो पीरियड है, विंडो पीरियड आप सबको पता है, यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो यूजुअली एवरेज जो है वो 75 डेज होता है. 32 180 डेज तक जा सकता है. सेकेंडरी डिटर्मिनेंट जिस तरह से आपको दूसरी डिजीज़ के पढ़ाए इसी तरह से इसके भी सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स है, यानी पुअर हाइजीन है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं और अनसेफ सेक्स. Frequency, this is highest in China, South Asia, most parts of Africa and Middle East. Incidence is directly related to the standard of life. Higher the standard of living, the lower the incidence. It is estimated that more than 2 billion people are infected with hepatitis B virus globally. It also includes the 3.5 million chronic carriers of viruses. Hepatitis B virus causes 1 to 2 million deaths per year. सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन बेटा क्या है, किस चीज़ के थ्रू, यानी बेसिकली ये फिर दूसरे लोगों में स्प्रेड होता है, दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है. ब्लड के थ्रू, सीमन के थ्रू, टीयर्स, नेजल सिक्रीशंस एंड एनी मटेरियल जो कि कंटामिनेटेड होगा ब्लड के साथ. स्प्रेड विद टीयर्स एंड नेजल सिक्रीशंस इज़ डाउटफुल. पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसकी 6 वीक से 6 मंथ्स तक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पारेंटल रूट यानी डायलिसिस, जाहिर है आपको पता है ब्लड है, मशीन में पता नहीं कोई एक ड्रॉप भी अगर किसी ऐसे इन्फेक्टेड ब्लड का रह जाए तो वो आप पेशेंट के ऊपर डायलिसिस मशीन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है. डेंटल प्रोसीजर आप सबको पता है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली स्टेराइल हुए हैं या नहीं हुए, इन सारी चीज़ों का. बाकी ट्रेडिशनल टैटूइंग है, ईयर एंड नोज पियर्सिंग है, सर्कमसीजन है,
रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टेड पर्सन है, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एंट्री अभी आपको बता दिया कि वो ज़ाहिर ब्लड है, सीमन है, जो इसके बेसिकली इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के जितने भी इन्फेक्शियस मटीरियल है, जो सिक्रीशंस है यानी बॉडी फ्लूइड्स है, तो ज़ाहिर उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री होगी। यानी आईवी फॉर एग्जांपल अगर आईवी रूट हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल वगैरह यूज़ हुई है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें। इंक्यूबेशन पीरियड इसका मैंने अभी जैसे आपको पीछे पढ़ा दिया कि एवरेज जो है वो 30 या 45 डेज से 180 डेज तक एक रेंज है पूरी। हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए जो है बेसिकली फीको ओरल रूट, और बी जो है ब्लड, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड्स के थ्रू होता है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए की और बी की, और हेपेटाइटिस सी की फ़िलहाल उस तरह से कोई प्रॉपर्ली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, लकीली हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है। एटियोलॉजिकल एजेंट हेपेटाइटिस ए के लिए वो हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको पढ़ा दिया। हेपेटाइटिस ए, ये हेपेटाइटिस ए वायरस ही है। दिस इज़ रियली अंडरस्टूड के एटियोलॉजिकल एजेंट क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बेटा फीको ओरल रूट है। इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 45 डेज़ है। ट्रीटमेंट वही कि हम अपनी हेपेटाइटिस ए जो वायरस है उसकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी वैक्सीनेशन करें, ताकि हम इस डिज़ीज़ से अपने जो लोग हैं उन्हें बचा सकें, और हो जाए तो ट्रीटमेंट बेटा दिस इज़ वायरल, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लेता है और वक्त के साथ साथ ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं होता। अगर हम फ्लूइड अच्छा दें और लिवर की फंक्शंस को ध्यान में रखें तो ये खुद ही अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके ठीक हो जाता है पेशेंट। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस है, एजेंट हेपेटाइटिस सी वायरस ही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बेटा पार एंट्रल वही ब्लड के थ्रू, और सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसके थ्रू भी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन है इसकी भी, और पारेंट्रल है। और पेरीनेटल क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है बेबी को ड्यूरिंग डिलीवरी अगर वो ब्लड मदर इन्फेक्टेड थी और वो किसी भी तरह, अगर आपको पता है कि कट्स भी लगते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, बेबी को कोई छोटी मोटी कोई खरोश लग गई, कुछ है, उसके थ्रू बॉडी में चला गया तो भी हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 7 वीक्स है। और ट्रीटमेंट इंटरफेरॉन इंजेक्शन, जैसे पहले आपको बताया था हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हमारे पास आ चुका है। इंटरफेरॉन इंजेक्शन जो है वो हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अब जो टैबलेट्स हैं, ये इंजेक्शन थोड़ा ज़ाहिर मुश्किल होता है इंसान के लिए हर वक्त इंजेक्शन लगवाना, तो अब पाकिस्तान में जो है टैबलेट फॉर्म में भी इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। हेपेटाइटिस ई है उसके बाद बेटा, उसके एजेंट हेपेटाइटिस ई वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिस इज वाटरबॉर्न डिजीज, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 9 वीक्स है। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी वायरल है तो ऑब्वियसली अपना टाइम लेने के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, देयर आर 3 फेजेस ड्यूरिंग अ टिपिकल कोर्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। कोई भी, यानी ओवरऑल इतनी आपको टाइप्स पढ़ाई, वायरल हेपेटाइटिस हो तो उसमें प्रोड्रोमल फेज़ होती है, इसके अलावा आइटैक्टिक फ़ेज़ होती है और रिकवरी फ़ेज़ होती है। ये 3 किस्म की फ़ेजेज़ हैं। लेबॉर्ट्री जो डायग्नोसिस हैं जो करवाई जाती हैं, एलएफटीज़ करवाते हैं, ज़ाहिर फंक्शन लिवर फंक्शन टेस्ट देखने के लिए सीरम अल्ब्यूमिन का लेवल चेक किया जाता है, जो कि प्रोटीन है, ब्लड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, और वायरल मार्कर्स ये देखने के लिए, वायरल डिजीज़ है ना तो इसलिए वायरल मार्कर्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए जो है ये चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं, पॉइंट आउट की जाती हैं। वो बताती हैं प्रेजेंस ऑफ द वायरसेस, और मार्कर्स स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है या डिजीज़ हो रही है। ओके, जो फेजेस मैंने आपको बताई, नाम से ही आपको समझ आ रही है। पहला फेज़ तो वही होता है कि जिसमें पेशेंट को जो है कुछ
यानी वायरल रेप्लिकेशन की फ़ेज़ होती है, लेकिन उसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। प्रोड्रोमल फ़ेज़ में जो है पेशेंट को प्रेज़ेंट करना शुरू कर देता है साइन एंड सिम्पटम, यानी नोज़िया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, मलेज़, इस तरह की चीज़ें। और आईसीटैक्टिक फ़ेज़ होती है, इसमें बेसिकली आईसीटैक्टिक फ़ेज़ में बेसिकली यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जो यानी ज़ाहिर है जब मेटाबॉलिज़्म के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, लिवर ठीक से काम नहीं करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी लिवर में, तो उस जगह पे जो है ये यानी जॉइंटिस ज़्यादा हो जाने की वजह से बेसिकली पेशेंट जो है वर्सन ऑफ द जॉइंटिस की वजह से इस तरह की चीज़ें जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद रिकवरी फ़ेज़ है, यानी उसमें फिर पेशेंट जो है रिकवर करना शुरू कर देता है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस या लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या करवाई जाती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। कॉम्प्लिकेशन बेटा कोई भी लाइक अगर लिवर डैमेज हो जाएगा तो एसाइटिस की डेवलपमेंट है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी हो सकती है, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है आपको पहले बता दिया, हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद हैं, यानी वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की और एंटीबॉडीज़, या फिर वैक्सीनेशन में हम एंटीजन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसके जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करके इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बाकी एंटीवायरल मेडिसिन है, लेमिविटीन, ये यूज़ की जाती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन, गुड पर्सनल हाइजीन, ब्लड के सैंपल बहुत केयरफुली हैंडलिंग करें, अवॉइड यूजिंग कंटामिनेटेड फूड, मिल्क एंड वाटर, एंड जो भी एक्सक्रीटा है उसका सेफ डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन्स में इट इज़ ऑफ 2 टाइप, प्लाज्मा डेराइव्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। हेपेटाइटिस बी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन इज़ फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड लैब वर्कर। हेपेटाइटिस बी की आप सबको पता होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो बेसिकली, सॉरी एंटीजन नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़, वो हम इंजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट फ़ौरन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे डॉक्टर, नर्सेज, लैब वर्कर्स को, क्योंकि हम डेली बेसिस पर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें तो बहुत ज़रूरी है इस किस्म की प्रोटेक्शन। और इन्फेंट बॉर्न टू कैरियर मदर, जो मदर ऑलरेडी कैरियर होती हैं, उन्हें भी ये हम अगर इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देंगे तो ऑब्वियसली हम अपने जो इन्फेंट है उसे इस चीज़ से पैदा होने वाले इन्फेंट को प्रिवेंट कर सकेंगे। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ एक्यूट केसेस, जो एक्यूट केसेस हैं हेपेटाइटिस बी के जिस तरह से, तो अगर ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है जो एक नीड है एक उसके लिए फिर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट अगर ज़रूरी है तो एक्यूट केसेस का, तो उसमें यूज़ हो जाता है। डोज 0.05 से 0.07 ml पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से लगाई जाती है। मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न टू अ कैरियर मदर है अगर उससे, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चाइल्ड में बी डन। एक्सपोजर हो चुका है उसके बाद प्रोफाइलैक्सिकली हम जो चाइल्ड होता है उसे लगा देते हैं। हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज होगी बेटा 0.05 से 0.07 ml पर केजी बॉडी वेट, और स्केड्यूल जो है वो 0 से 30 डेज़ के दरमियान, यानी एक तो उस टाइम लग जाएगी और फिर 30 डेज़ के बाद लगेगी, ये स्केड्यूल है। एक्टिव वैक्सीनेशन इज़ डन थ्रू प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन्स, ये कम होती हैं। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है टू स्टॉप, एंड दिस इज़ द रेफरेंस। अभी जो हमने 3-4 डिजीज़ कवर कर ली हैं, डायरिया पढ़ लिया, टाइफाइड पढ़ लिया और आपको वायरल हेपेटाइटिस पढ़ा दिया है मैंने। इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ लीजिए, और तमाम स्टूडेंट जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे फर्दर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।